ओके बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ चेंज के बारे में। तो बेटा क्या होता है चेंज? किसी भी चीज में बदलना, किसी भी चीज का बदलाव होना, किसी भी चीज के कैरेक्टर में चेंज आना, उसको हम चेंज कहते हैं। जैसे लकड़ी का तोड़ देना, लकड़ी का साइज छोटा हो जाएगा, ये चेंज है। ठीक है। जैसे किसी रबर बैंड को खींच देना, वो एक चेंज होगा। जैसे अपने घर में खाना बनता है, वो एक टाइप का चेंज है। ओके। तो चेंज देखिए दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। तो क्या होता है बेटा फिजिकल चेंज? जब किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होती है तो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, शेप, साइज, कलर, स्टेट, ये सब क्या है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी है। जब इनमें चेंज होती है तो हम उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे स्टिक का तोड़ दें तो उसका साइज छोटा हो जाएगा स्टिक का, तो वो उसका फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है। इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस बनता नहीं है बेटा। हमें अब मान लीजिए स्टिक को हम तोड़ेंगे तो ऐसा थोड़ा स्टिक को तोड़ा तो आयरन बन गया, ऐसा नहीं है ना कि वो लोहा बन गया, छड़ बन गया, ऐसा नहीं है। तो स्टिक जो फिजिकल चेंज होता है उसमें नए सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते हैं। और जो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस होता है वो चेंज नहीं होता है, स्टिक हमेशा स्टिक ही रहेगा। ठीक है। और इस फिजिकल चेंज में ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड डज नॉट अकर, मतलब एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक करता नहीं है, वो उसका टूटता नहीं है। ठीक है। तो ये था बेटा फिजिकल चेंज। अब बात करते हैं केमिकल चेंज के बारे में। देखिए जब जब किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो तो उसको केमिकल चेंज कहते हैं। चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स केमिकल चेंज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? उसके पार्टिकल्स के नेचर चेंज हो जाए, ओके, उसका कंपोजिशन चेंज हो जाए, ओके, तो उसको बोलेंगे कि इसमें केमिकल चेंज हो गया है। ओके। In chemical change, new substance are formed with new property. हमेशा केमिकल चेंज में नए नए सब्सटेंस बनेंगे और उनकी प्रॉपर्टी भी नई होगी। केमिकल चेंज में क्या होता है? दूसरी बात, इन केमिकल चेंज ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक एंड न्यू फॉर्म्स। केमिकल चेंज में जो पुराने बॉन्ड होते हैं मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में, वो ब्रेक करते हैं और नए डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। ओके। अब बेटा अब केमिकल चेंज को लेके हम आगे डील कर रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में हमको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना है। देखिए तो यहाँ पे लिखा है मैंने, और जब केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होती है तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जब कोई दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करे, कोई दो चीज आपस में रिएक्ट करे और उसके केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो गया, इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। तो आइए अब डील करते हैं बेटा, जो टॉपिक है हमारा जिसको हमको डिस्कस करना है वो है केमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन? इन टाइप ऑफ चेंज, it is a type of change it is a type of change in which old bond of reactants breaks and new bond are formed. ओल्ड बॉन्ड क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म करते हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। कह रहा है ऐसा चेंज जिसमें रिएक्टेंट्स के बीच के जो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड्स है पुराने वो टूटे और नए बॉन्ड्स बने, और वन और वन से ज्यादा, मतलब वन और मोर देन वन न्यू सब्सटेंस बने, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया कि इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट लूज देयर प्रॉपर्टी एंड फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टी। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी, खुद की जो प्रॉपर्टी है वो लूज कर जाती है, वो खत्म हो जाती है, और जो नए प्रोडक्ट बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। जैसे हम क्या करें, घर में जो सब्जी बनता है आपने देखा होगा ना कि सब सब्जी बनाने के लिए मम्मी बैठती हैं तो आलू डालती हैं, प्याज डालती हैं, मिर्च डालती हैं, इन सबका प्रॉपर्टी अलग अलग है, सबके टेस्ट भी अलग अलग है, लेकिन जब सब्जी पक जाती है तो उस सब्जी का टेस्ट अलग आता है। तो क्या हुआ, जो घर में जो फूड पक रहा है वो फूड एक टाइप का केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल चेंज हुआ। जैसे मिल्क से कर्ड का बनना केमिकल चेंज है। मिल्क की प्रॉपर्टी अलग है और कर्ड की प्रॉपर्टी अलग है। कर्ड खट्टा लगता है, मिल्क खट्टा नहीं लगता है, ये चेंज हुआ ना। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स,
ग्रेप्स का फर्मेंटेशन जब होता है तो वाइन बनता है बेटा, वाइन वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, तो लेकिन ग्रेप ग्रेप की प्रॉपर्टी अलग है। ग्रेप मीठा लगता है, वाइन की प्रॉपर्टी अलग है, वाइन का टेस्ट अलग होता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर रस्ट लगना, रस्ट बोले तो बेटा जंग लगना। तो जंग देखा होगा आप लोगों ने, आयरन के ऊपर जो जंग लगता है वो ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? ब्राउनिश होता है, ब्राउन कलर का होता है। और आयरन कितना कैसा होता है? ब्लैकिश होता है। तो यहाँ पे कलर चेंज हुआ ना, कलर चेंज होने की वजह से वहां पे क्या है, रस्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग है, उनमें एटम्स अलग है, और आयरन की प्रॉपर्टी अलग है। तो ये एक टाइप का केमिकल रिएक्शन हुआ और केमिकल चेंज हुआ। अब बात करते हैं बेटा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की। जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कराते हैं तो व्हाइटिश पाउडर मिलता है, व्हाइट पाउडर मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। देखिए बेटा हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे पता करते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या कि नहीं हो रहा है। तो पहला बात, अगर स्टेट में चेंज हो रहा है तो हो सकता है वहां पे केमिकल रिएक्शन हो या केमिकल रिएक्शन न हो। कलर में चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे हाँ हो सकता है वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व हो रहा है तो हम कहेंगे हाँ हो सकता है केमिकल रिएक्शन वहां पे हो रहा हो। चेंज इन टेम्परेचर, मतलब इन चारों चीजों को देख के हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, होप कि आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन की। तो बेटा क्या होता है केमिकल इक्वेशन? तो केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, जो आपका केमिकल रिएक्शन है उसको हम सिंबल यूज करके अगर रिप्रेजेंट करें कॉपी पे तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या है केमिकल इक्वेशन? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्टेंट हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उनके सिंबल्स को यूज करके अगर किसी केमिकल रिएक्शन को हम कॉपी पे लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं बेटा? रिएक्टेंट जो होता है, जो रिएक्ट करने जा रहा है, उसको हमेशा हम लेफ्ट में लिखते हैं। प्रोडक्ट जो होता है उसको हमेशा हम राइट में लिखते हैं। जैसे लिखा है रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट, प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट। एरो सेपरेट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उनके बीच में एरो बनाते हैं जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं। हेड ऑफ एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मतलब किधर को प्रोडक्ट बन रहा है, कौन रिएक्ट कर रहा है। तो जो हेड की तरफ होता है वो प्रोडक्ट होता है बेटा, हेड की तरफ जो है वो प्रोडक्ट है, और जो टेल की तरफ है वो रिएक्टेंट है। और रिएक्टेंट और में अगर बहुत ज्यादा रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन का यूज किया जाता है। अगर मोर देन वन प्रोडक्ट बन रहा है तो दोनों प्रोडक्ट के बीच में प्लस का साइन यूज किया जाता है। तो ऐसे हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल दिया गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन का, कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए मैग्नीशियम का सिंबल यहाँ यूज किया गया, ऑक्सीजन का सिंबल यहाँ यूज किया गया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये क्या लिखा गया है बेटा? केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन। देखिए अब आगे बात करते हैं स्केलेटल ऑफ केमिकल इक्वेशन का। क्या होता है स्केलेटल ऑफ केमिकल इक्वेशन? बेटा कुछ नहीं होता है केमिकल इक्वेशन का स्केलेटल, कुछ नहीं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन which shows only symbol of reactant and product, not their actual quantity in the reaction, is called skeletal of chemical equation। दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं बेटा, a chemical equation in which number of atom of reactant या number of atom of a substance in left side is not equal to the number of atom in right side, means a chemical reaction in which number of atom at reactant side is not equal to the number of atom at product side। इसको बोलते हैं हम skeletal of chemical equation। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल देखिए, H2 plus Cl2 gives HCl। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है। तो ये केमिकल हाइड्रोजन जो जो है वो दोनों लेफ्ट एंड राइट से बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे क्या हम? ये स्केलेटल ऑफ केमिकल इक्वेशन है। सेम यहाँ पे देखिए दूसरे एग्जांपल में BaCl2 plus Al2SO4 का होल थ्राइस प्रोवाइड और गिव्स BaSO4 plus AlCl3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बी है, एक बी है, ठीक है। यहाँ पे दो क्लोरीन है लेकिन यहाँ पे तीन क्लोरीन है, यानी कि ये बैलेंस्ड नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल ऑफ केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, तो चलिए आगे पढ़ते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो सेम वहां पे क्या पढ़ा था हमने?
अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में, स्केलेटल ऑफ केमिकल इक्वेशन में, ऐसे केमिकल इक्वेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड के एटम मतलब डिस्टेंट साइड के एटम्स का नंबर प्रोडक्ट साइड के एटम के नंबर के बराबर न हो, उनको अनबैलेंस कह रहे हैं। तो बैलेंस किसको कहेंगे? अ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंबल एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इक्वल प्रेजेंट इन बोथ साइड। कह रहा ऐसे इक्वेशंस जिसमें जिसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो क्वांटिटी है इक्वल हो, या दूसरे शब्दों में कहें बेटा, और अ केमिकल रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड। दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इन लेफ्ट साइड reactant side and number of atom of product side or right hand side is equal। ऐसे इक्वेशन को कहेंगे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए ऊपर जो दो स्केलेटल हमने पढ़ा था यहाँ पे, उनकी बात यहाँ पे नीचे बैलेंस देखते हैं। देखिए H2 प्लस Cl2 gives 2HCl। अब यहाँ पे काउंट करें, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे 2 इंटू एच, दो हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे दो क्लोरीन एटम है, तो यहाँ पे 2 इंटू Cl, यहाँ पे दो क्लोरीन एटम है, यानी कि ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 3Bl3Cl2 इक्वल प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस इक्वल टू 2BaSO4 प्लस 2AlCl3। यहाँ पे देखिए 3Ba का एटम है, बेरिलियम का एटम है, यहाँ पे 3Ba का एटम है। समझ में आ रहा है? तो ये रिक्वेस्ट, ये पूरा एटम जब आप मिलाएंगे तो ये सारे इक्वेशन जो राइट हैंड साइड के एटम है वो लेफ्ट हैंड साइड के एटम के बराबर होंगे, तो हम कहेंगे ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। अब देखिए, अब हम सोचें, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कैसे हम स्केलेटल ऑफ रिएक्शन को बैलेंस रिएक्शन में चेंज करेंगे। तो आइए अब सीखते हैं हम लोग हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? आपने पढ़ा होगा 9th में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कहता है मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास को न बनाया जा सकता है न बर्बाद किया जा सकता है। ओके, यानी कहने का मतलब है जो नंबर ऑफ एटम्स हैं राइट हैंड साइड में, हमेशा वो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होंगे। मतलब रिएक्टेंट साइड में जितने एटम हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए, तब कहीं होने ही चाहिए। ठीक है, अब उसको करने के लिए हम क्या करेंगे? स्केलेटल लिखने के बाद बैलेंस नहीं होता तो उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग जो होता है बेटा 6 स्टेप्स में होता है। तो आइए बताते हैं कैसे बैलेंसिंग होता है। पहला स्टेप क्या कहता है? ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड। मतलब आपको जो स्केलेटल दिया जाएगा उसमें जितने भी फार्मूले हैं सबके अराउंड ऐसे बॉक्स बना लेना है, और इस बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है बेटा? समझिए, इस H2 को लेके हम समझा रहे हैं। H2 है, ठीक है, अब आपको कुछ चेंज करना है तो ऐसे बॉक्स बना लेना है, इसके बाहर ही चेंज करना है, किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है तो। ठीक है, इसके अंदर नहीं, पता चला 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 ऑक्सीजन बढ़ाना है आपको, तो आप H2 और O के आगे 2 लिख दें। तो बेटा ये अलग, टोटली अलग सब्सटेंस है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है और ये वाटर है। तो कभी भी इस बॉक्स के अंदर चेंज नहीं करना है। पहला स्टेप एकदम ध्यान से क्या करना है कि जितने भी एटम्स आपको दिए गए, जितने भी मॉलिक्यूल आपको दिए गए हैं रिएक्शन में, उनके चारों तरफ बॉक्स बना लेना है। ठीक है, ओके, चलिए, और उस बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं करना है। अब सेकेंड स्टेप की बात करें, सेकेंड स्टेप करता है, क्या कहता है? फॉर्म अ लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन बोथ साइड। अब क्या करते हैं? एक लिस्ट बना लीजिए और नंबर ऑफ एटम दोनों साइड जो प्रेजेंट है उनको लिख लीजिए। जैसे देखिए FeOH, ये 3 टाइप के एटम है, यहाँ पे देख लीजिए लिस्ट बनाया। लेफ्ट हैंड साइड में एक ही Fe है, एक ही Fe है। लेफ्ट साइड में 2 ही हाइड्रोजन है और एक ही ऑक्सीजन है। राइट हैंड साइड में 3 Fe है, 2 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। तो ऐसे हमने बॉक्स बना लिया। अब देखिए तीसरा स्टेप क्या करता है? चूज द कंपाउंड विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम एंड स्टार्ट बैलेंसिंग। अब देखिए आपका जो रिएक्शन दिया गया है उसमें ऐसे कंपाउंड को चूज करना है जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हो। तो इस रिएक्शन में जो आपको दिया गया, जो एग्जांपल लेके हम पढ़ रहे हैं, उसमें ये जो आपका प्रोडक्ट साइड का Fe3O4 है, वो आपके काम की चीज है, उसमें सबसे ज्यादा एटम है और उसको लेके हम बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, अब हमने उसको ले लिया। अब उसको ले लिया
लेफ्ट हैंड साइड 1 है, ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में 3 है और ऑक्सीजन 4 है। अब इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब देखिए Fe1 है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर 3 है, तो इसको 3 में चेंज करने के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दे। समझ में आ रहा है? जब मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो यहाँ पे आपको Fe पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। आपका नया रिएक्शन क्या बनेगा, 3Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर 4 है, तो आप क्या करेंगे, इस 1 के से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 4 ऑक्सीजन के सामने 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका नया इक्वेशन बन गया ये। अभी भी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अगर इक्वेशन बैलेंस अभी भी नहीं हो रहा है तो फोर्थ स्टेप यूज करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या करेंगे, चूज अनदर एटम विच आर नॉट बैलेंस्ड इन द केमिकल इक्वेशन और बैलेंस देम वन बाय वन, उनको वन बाय वन बैलेंस कर लो। देखिए Fe को तो यहाँ हमने बैलेंस कर लिया, ठीक है, Fe को हमने बैलेंस कर लिया। अब यहाँ पे चूज कर रहे हैं हम अनदर एटम। अब Fe और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे बेटा बस किसको, बस हाइड्रोजन एटम को, जो बैलेंस नहीं है। ओके बेटा, तो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कितना है, इस साइड में देखिए हाइड्रोजन एटम कितना है, हाइड्रोजन एटम लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, अब कितना हो गया, अब ये वाला देखेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 8। ओके बेटा, नीचे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम कितना हो गया, रुकिए एक मिनट, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम जो है वो कितना है 8, और राइट हैंड साइड में कितना है, अरे इक्वेशन देख लीजिए ना, 8 और राइट हैंड साइड में कितना है, इसको रुकिए, इसको इस इक्वेशन को हम कर दें, यहाँ पे आपका हो गया 3Fe, ये हो गया, तो ये 8 है और लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में 8 है और राइट हैंड साइड में 2 है, 2 को 8 में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो ये जो 4 मल्टीप्लाई हो गया है वो कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ। तो अब आपको बैलेंस्ड इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, आपका इक्वेशन क्या हो गया, 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। अब आपका ये इक्वेशन आपको मिल गया। अब स्टेप नंबर 5 क्या है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन बाय काउंटिंग द एटम एट बोथ साइड। क्या ना इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, इसके लिए क्या कहता है, हम लोग बोथ साइड का नंबर काउंट कर लेते हैं। चलिए काउंट करते हैं। यहाँ पे 3Fe है, यहाँ पे भी 3Fe है, यहाँ पे 4 इंटू 2 कितना 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 इंटू O 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यानी कि नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम राइट हैंड साइड के बराबर है। तो आपका जो ये इक्वेशन है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है, तो हमने चेक कर लिया। और नंबर 6 क्या है, राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विच आर प्रेजेंट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में अगर कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बचा हुआ है तो उसका हम फिजिकल स्टेट देख लिख देते हैं, ठीक है, मतलब वो किस स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। Fe क्या होता है बेटा, आयरन सॉलिड होता है, सॉलिड लिख लिया। वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड लिख लिया, ठीक है। Fe3O3 भी O4 भी सॉलिड होता है, जो रस्ट होता है, जो ऑक्साइड है ये सॉलिड होता है, इसको लिख लिया। हाइड्रोजन क्या होता है, गैस, इसको लिख लिया, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या होता है, अगर जो गैस है तो अप एरो शो करते हैं, जिसका मतलब है कि वो स्केप कर जाएगा। अगर कोई चीज सॉलिड बन रही है, प्रेसिपिटेट बन रही है, उसके लिए हम डाउन एरो शो करते हैं। तो ये था रिएक्शन बैलेंस हम कैसे करते हैं। 6 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है बेटा, ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इन साइड। दूसरा स्टेप क्या है बेटा, फॉर्म अ लिस्ट of a number of atoms present in both sides. तीसरा स्टेप क्या है, choose the compound which have maximum number of atoms, start balancing. फिर चौथा स्टेप क्या है, choose another atoms which are not balanced
एंड बैलेंस देम वन बाई वन। ओके बेटा, फिर देखिए पांचवा क्या है, करेक्टनेस चेक करना है। चेक द करेक्टनेस बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम एट बोथ साइड। अगर नंबर ऑफ एटम बोथ साइड सही है तो रिएक्शन करेक्ट है। सिक्स स्टेप में क्या करना है, राइट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विच आर प्रेजेंट इन द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उसको अप्लाई कर लीजिए। अब ये आपका हो गया है बैलेंस्ड इक्वेशन। होप कि आपको यहाँ तक चैप्टर समझ में आया हो। ओके, नेक्स्ट हाफ चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।